मेरे दोस्त दीपक की पत्नी मुझसे पर्दा करती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त दीपक मुझे हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर खाने पर जरूर ले जाता। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर गया। अगले दिन वही पायल मैंने अपनी पत्नी के पैरों में देखी। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अचानक से दीपक के घर गया। वहां जो देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। आज फिर दीपक मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि चलो तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। लेकिन मैंने दीपक को मना कर दिया क्योंकि मुझे दीपक के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल फील नहीं करती है। लेकिन पता नहीं दीपक को यह सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता था। वह हफ्ते में एक दो बार मुझे अपने घर खाने पर ले ही जाता था। मेरे मना करने पर दीपक कहने लगा, क्यों यार, आखिर कोई वजह तो होगी, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम ज़रूर भाभी की वजह से नहीं जाना चाहते। तुम्हें भाभी से मिलने की जल्दी होगी ना, इसीलिए। मैंने सोचा यह तो मेरी जान ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए मुझे कोई और बहाना बनाना चाहिए। मैं और दीपक एक ही ऑफिस में काम करते थे। बहुत ही अच्छी दोस्ती थी हमारी। मेरी शादी के बाद सिर्फ एक बार ही दीपक हमारे घर आया था। उसके बाद दीपक कभी हमारे घर नहीं आया था। दीपक की बात सुनकर मैंने सर ना में हिला दिया और कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं को हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मेरी बात सुनकर दीपक मुझसे सहमत हो गया और कहने लगा, हाँ यार, ये बात तो मैं तुम्हारी मानता हूँ, ये काम तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं, तुम अंकल को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मेरे साथ फिर कभी चलना। दीपक को टालकर मैं अपने घर वापस आया तो यह देखकर दंग रह गया कि घर पर मेरी बीवी सौम्या मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो सौम्या मुझे घर पर ही मिलती थी। मैंने बाहर आकर चौकीदार से पूछा कि मेम साहब कहाँ गई है, तो कहने लगा, साहब जी, मैडम जी अपने रूटीन के मुताबिक ही गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। चौकीदार की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इसका मतलब सौम्या मेरी ऑफिस जाने के बाद डेली कहीं बाहर जाती है, लेकिन कहाँ, मैं यह बात समझ नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार से फिर पूछा, तुम्हें पता है कि मेम साहब कहाँ जाती है? चौकीदार बोला, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता साहब लोग कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब मेम साहब आ जाए तो आप उनसे खुद ही पूछ लेना कि वह कहाँ जाती है। मैंने सर हाँ में हिला दिया और अपने कमरे में आ गया, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि आखिर सौम्या कहाँ जाती है। मैं उसी उलझन में बैठा हुआ था कि तभी दीपक का फ़ोन आ गया। पूछने लगा, यार रवि अंकल की तबीयत कैसी है? डॉक्टर से चेकअप करा दिया? डॉक्टर ने कहा। दीपक की बात सुनकर मैंने कहा कि पापा ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया, तो मैं उन्हें लेकर नहीं गया, घर वापस आ गया। मेरी बात सुनकर दीपक कहने लगा, क्या यार, तुम भी कमाल करते हो, तुम तो कह रहे थे कि अंकल का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। दीपक के कहने के अंदाज में हल्का हल्का गुस्सा था। उसकी बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। थोड़ा गुस्से में कहा, तो पापा ने जाने से मना कर दिया तो मैं क्या करता? पापा को कंधे पर उठाकर ले जाता। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सौम्या अंदर आई और वह बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। मुझे देखकर बोली, सॉरी, मैं तुम्हें घर पर नहीं मिली, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? खाना लगाऊं? मैंने सौम्या से पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो कहने लगी कि पड़ोसन के घर गई थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने महसूस किया जैसे सौम्या मुझसे नजरें चुरा रही है। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सौम्या मुझसे नजरें चुराकर बातें करे, लेकिन फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे लिए खाने का इंतजाम करा, हम लोगों ने बैठकर खाना खाया। तभी सौम्या ने मुझसे पूछा, रवीश, तुम पापा को लेकर हॉस्पिटल जाने वाले थे ना, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? सौम्या की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि पापा को हॉस्पिटल ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ना ही कोई डेट फिक्स थी। ये बात तो मैंने दीपक से बचने के लिए वहीं ऑफिस में बैठे बैठे बना ली थी। लेकिन ये बात सौम्या को कैसे पता चली? मैंने सौम्या से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूँ? मैंने तो तुम्हें पहले ही नहीं बताया था। मेरी बात सुनकर सौम्या हड़बड़ा गई। फिर हकलाते हुए बोली कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन किया था, वहीं से पता चला कि तुम अपने अब्बू को लेकर डॉक्टर के पास जाने वाले हो, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें आने में देर हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी पड़ोसन से के पास चली गई।
सौम्य की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन आज मुझे सौम्य का अंदाज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। खाने के बाद सौम्य मेरे पास नहीं बैठी। वह जल्दी से उठकर किचन में चली गई और किचन का काम समेटने लगी। मैंने भी ऑफिस का थोड़ा सा काम किया, लेकिन काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। चौकीदार की बातें रह रह कर मुझे याद आ रही थी। क्या मेरी बीवी मेरे बाद कहीं जाती है, किससे मिलने जाती है? आखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा, हो सकता है मेरी बीवी सौम्या पड़ोसन के पास ही जाती हो, क्योंकि मैं अपनी बीवी पर शक करना नहीं चाहता था। क्योंकि हमारी शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे। सौम्या और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हमारी दोस्ती बचपन से थी, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। बचपन से लेकर अब तक सौम्या ने मेरे साथ वफा निभाई थी। सौम्या मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकती थी। यह सोचकर मैंने अपने दिल को समझाया और सो गया। सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस गया। दीपक ने मुझे आड़े हाथों ले लिया। नाराज़गी दिखाते हुए कहने लगा कि बहाना करके कल मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गए। पता है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। जब तुम नहीं आए तो तुम्हारी भाभी मुझे बातें सुनाने लगी। कहने लगी कि बेकार ही मुझे परेशान करती हो, इतनी मेहनत करवाते हो, तुम्हारा दोस्त तो आया ही नहीं। मैंने कहा, यार दीपक, भाभी मुझसे पर्दा करती है, इसीलिए मैं नहीं आया। जब मैं घर पर होता हूँ तो उन्हें अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी, इसीलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनकर दीपक बोला, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी सिर्फ तुमसे ही नहीं, जब मेरा भाई आता है उससे भी पर्दा करती है। तो क्या अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूं? मैंने कहा, नहीं यार, वह तुम्हारा भाई है, उसे घर बुलाना क्यों बंद कर दोगे? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से ही तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हों। मेरी बात सुनकर दीपक हंसने लगा। अरे नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। सौम्य भाभी को मेहमानों का आना पसंद नहीं होगा, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मेरी बीवी तो कहती है कि दीपक, हमारे घर में जितना मेहमान आए अच्छा ही है, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। जब भी मेरे घर में मेहमान आते हैं तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाती है और पूरे दिल से उनका स्वागत करती है। मैंने कहा, यार, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। चलो, अगली बार जब भी दावत दोगे मैं ज़रूर चलूँगा। मैंने सोचा था इस बार मैं दावत पर नहीं गया था, बहाना बना दिया था, तो हो सकता है अगली बार उसकी बीवी मुझे खुद ही ना आने दे, दीपक को मना कर दे। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब 2 दिन बाद दीपक ने मुझसे कहा कि चलो, तुम्हारी भाभी ने आज शाही पनीर बनाई है और तुम्हारी दावत है। मैं सुनकर हैरान रह गया। क्या सोचने में लगा, और दीपक की बीवी को कैसे पता चल जाता है कि मेरी पसंद की डिश है? उसे कैसे पता चल जाता है? मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं मना करके दीपक का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए मन मार कर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। मैं दीपक के घर पहुंच गया। दीपक ने मुझे सोफे पर बैठने को कहा। सोफे पर बैठते बैठते मेरी निगाह दीपक की पत्नी पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। हालांकि उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों से लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा नर्वस है। मैं जब भी दीपक के घर जाता था अपनी नज़रें नीचे रखता था, लेकिन कभी कभी जब दीपक की पत्नी बर्तन वगैरह रखने आती या कोई सामान देने आती तो उसकी हरकतों से मुझे लगता कि मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं है। फिर थोड़ी देर में दीपक ने कहा कि खाना लग गया है, आओ खाना खा लो। हम टेबल पर बैठे खाना खाने बैठ गए। मुझे अभी साफ लग रहा था कि दीपक की पत्नी के हाथ कांप रहे हैं। जब भी कोई चीज़ रखती तो हाथों में कपकपाहट साफ महसूस कर सकता था मैं। हमने खाना खाना शुरू कर दिया। अचानक खाना खाते खाते मुझे ध्यान आया कि सौम्या घर पर परेशान हो रही होगी। मैंने जेब से फ़ोन निकाला और दीपक से बोला, मैं तुम्हारी भाभी को फ़ोन कर देता हूँ, वह परेशान हो रही होगी, उसे बता दूँ कि मुझे आने में देरी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीपक को एकदम से खांसी आ गई। मेरे से पानी का ग्लास दिया, तभी उसकी खांसी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ तो बोला, क्या यार, तुम भी छोटी छोटी बातें भाभी को बताने बैठ जाती हो। भाभी को इंतज़ार का मज़ा लेने दो, इंतज़ार में ही तो मोहब्बत बढ़ती है। दीपक की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अरे नहीं यार, हम दोनों के बीच बहुत मोहब्बत तो बहुत है। वैसे भी सौम्य और मैं बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
मेरी बात सुनकर दीपक के चेहरे की हंसी गायब हो गई। थोड़ी देर में दीपक सामान्य होकर फिर से खाना खाने लगा। मैंने फ़ोन निकाला और सौम्य का नंबर डायल किया। मैंने उसे फ़ोन किया तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि सौम्य की रिंगटोन की आवाज़ मुझे किचन से आई हो, लेकिन फिर मैंने इसे अपना वहम समझा। दूसरी तरफ सौम्या फ़ोन उठा चुकी थी। मैंने पूछा, हेलो सौम्या, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनकर सौम्या गुस्से से बोली, कहाँ हो सकती हूँ, घर पर ही हूँ। तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब फ़ोन कर रहे हो। मैंने कहा, आई एम सॉरी यार, मैं अपने दोस्त दीपक की घर की तरफ आया हुआ हूँ। यही खाना खा लूँगा, तुम परेशान मत होना और खाना खाकर लेट जाना। सौम्य ने कहा, ठीक है, और फिर उसने फ़ोन काट दिया। मैंने भी फ़ोन जेब में रख लिया और खाना खाने लगा। खाने से फ्री होकर मैं घर वापस आया, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले किसी ख्याल के तहत मैंने चौकीदार से पूछा, क्या मेम साहब आज भी कहीं बाहर गई थी? चौकीदार बोला, साहब गई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई है। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही तो सौम्या से फ़ोन पर बात किया था। उसने कहा था कि मैं घर पर ही हूँ। आखिर सौम्या मुझसे बातें क्यों छुपाने लगी थी? वह क्यों मुझसे बातें छुपा रही थी और मुझसे छुपकर कहाँ जाती थी? मेरा दिमाग उलझ चुका था। इसी में मैं अंदर आया। सौम्या अंदर बेडरूम पर बेड पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। मैंने कहा, क्या बात है सौम्या, मुझसे नाराज़ हो? मेरी बात सुनकर कहने लगी, क्यों, क्या मुझे रोकने का भी हक नहीं है? रोज़ रोज़ बहाना करके अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मैंने कहा, कैसी बातें करती हो सौम्या, इसमें बहाने वाली क्या बात है? मैं सचमुच अपने दोस्त के घर ही गया था। मेरी बात सुनकर सौम्या कहने लगी, मुझे तो यह बहाना ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त का बहाना करके तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सौम्या की बात का मैंने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर बोला, सौम्या, जो इंसान जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही लगता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे लगता है कि सामने वाला भी उसे धोखा दे रहा है। मेरी बात सुनकर सौम्या एकदम से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। एकदम से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, क्या यार सौम्या, तुम इतनी जल्दी डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें मजाक भी समझ नहीं आता। सौम्या बोली, नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। उसके बोलने के अंदाज से लग रहा था जैसे वो अभी भी डरी हुई बैठी थी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं, ऊपर से जब मैं आपसे कुछ बोलती हूँ तो आप घुमा फिरा कर बातें करते हैं। और रूठनेपन के अंदाज से बोली। मैंने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास करते हुए कहा मैंने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, सौम्या, एक बात बताओ, अगर पति घर से बिना बताए बाहर चला जाए तो यह हरकत कैसी है? सौम्या बोली, बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर कायम होता है। अगर कोई बात है तो साथ मिलकर बैठकर बात को समझना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। मैंने दोबारा सौम्या से पूछा, यह कानून सिर्फ पति पर लागू होता है या फिर पत्नी पर भी? मेरी बात सुनकर सौम्या झुंझला गई और हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। कहने लगी, पता नहीं दीपक के घर से ऐसी क्या चीज़ खाकर आते हैं कि अजीब अजीब सी बातें शुरू हो जाती हैं और यह अजीब अजीब सी बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती। सौम्या के जाने के बाद मैं सोचने लगा, आखिर सौम्या यह सब क्यों कर रही है? जब मैंने दीपक के घर से फ़ोन किया था तो वो आराम से मुझे बता भी सकती थी कि वो अपनी सहेली के घर गई है। क्या जाने से पहले एक मैसेज कर सकती थी? मैं उसे जाने से मना करता क्या? मैं सोनिया से घुमा घुमा कर बात इसीलिए कर रहा था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है इस बात से परेशान होकर सौम्या मुझे कुछ सच्चाई बता दे, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाकर बाहर चली गई। मैं सोचने लगा, इसका मतलब है कि सौम्या मुझे बताना नहीं चाहती कि वह कहाँ जाती है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। कहीं सौम्या किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अपनी बीवी की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ था। सौम्या कहाँ जाती है, इस बात का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। यह सोचकर मैंने एक फ़ैसला कर लिया और उस काम के लिए मुझे चौकीदार की मदद की ज़रूरत थी। सुबह ऑफिस जाते वक्त मैंने चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुला लिया। फिर मैंने उससे पूछा, बाबा, मेम साहब कब घर से बाहर निकलती है? तो चौकीदार बोला कि साहब आपके ऑफिस आने से थोड़ी देर पहले ही निकलती है और भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है कि आप भी उस दिन घर लेट वापस आते हैं।
और आपके आने से कुछ देर पहले ही मेम साहब घर पहुंच जाती है। चौकीदार का शुक्रिया अदा करके मैं गाड़ी में बैठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि चौकीदार की बातों से यही लगता है सौम्या को पहले से ही पता हो जाता है कि आज मैं दीपक के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने वाली बात यह है थी कि जब मैं सौम्या को बताता ही नहीं कि मैं दीपक के घर जा रहा हूँ, तो मुझसे पहले ही सौम्या को कौन बताता था? मेरी रूटीन की खबर सौम्या को कौन देता था? वैसे तो मुझे सौम्या पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा सौम्या पर से टूटने लगा था। दिमाग कहता कि सौम्या मेरे साथ धोखा कर रही है, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार करता। दिल कहता कि सौम्या कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं ऑफिस में नहीं, ख्यालों में घूम रहा था। परेशान सा काम में लगा रहता, कोई काम ढंग से नहीं कर पाता। मेरी परेशानी को दीपक ने भांप लिया था। एक दिन वह मुझसे पूछने लगा कि क्या बात है रवीश, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लगते हो, सब खैरियत तो है? अंकल की तबीयत तो ठीक रहती है। असल में क्या बताता कि मैं अपनी बीवी की वजह से परेशान हूँ। वह मुझे बिना बताए घर से कहीं चली जाती है और मैं इसी ख्याल में घुटता रहता हूँ। मैं बोला, हाँ यार, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसका बीपी नॉर्मल नहीं रहता है। दीपक बोला, अंकल अपने खाने पीने का परहेज तो करते हैं ना? मैंने बोला, हाँ परहेज तो करते हैं। मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके बोल दिया है कि पापा का ध्यान रखे। वह बता रहा था कि वह हर वक्त साई की तरह उनके साथ रहता है और वह खाने पीने का पूरा परहेज करते हैं। वैसे यह पापा वाली बात थोड़ी सच तो थी। मैं पापा की वजह से भी परेशान था, तो यही वजह मैंने दीपक को भी बता। मेरी बात सुनकर दीपक बोला, चलो भगवान ही जो करेंगे अच्छा करेंगे, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, उसके लिए तोहफा लेना है। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा दिन बन जाएगा। लेकिन मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने दीपक को मना कर दिया। लेकिन वह दीपक ही क्या जो किसी की बात मान ले। वह मुझसे मिन्नतें करने लगा, अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा। मैं भी कहने लगा, क्या यार तुम भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बच्चों जैसी जिद करने। कम से कम सामने वाले की मजबूरी को तो समझना चाहिए, और तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते। मेरा इतना सुनाने के बाद भी वह नाराज नहीं हुआ। हंसते हुए कहने लगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेने तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि गिफ्ट लेने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मन न करते हुए भी मैं मजबूरी में दीपक के साथ चल पड़ा। सच कहूँ, मुझे उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह किसी की मजबूरी को समझता ही नहीं है, हमेशा जो की तरह चिपक जाता है। मैं उस दिन को कोसने लगा था जब मैंने दीपक के साथ दोस्ती की थी। अजीब इंसान था, किसी के दुख सुख तकलीफ से उसे कोई मतलब नहीं था। वह चाहता था कि बस उसकी ही मतलब हो जाए। ऐसी बात नहीं थी कि ऑफिस में सिर्फ मेरे साथ ही उसकी दोस्ती थी, औरों के साथ भी उसकी दोस्ती थी। लेकिन हमेशा कहीं जाना होता तो वह मुझे ही घसीट कर ले जाता। मैं मन मार कर उसके साथ मार्केट आ गया। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सामने ही एक ज्वेलर्स की शॉप थी, हम उस शॉप के अंदर चले गए। दीपक कहने लगा, मैं तुम्हारी भाभी को पायल गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिज़ाइन लूँ। मैं भी घर जल्दी जाना चाहता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए मैं उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत सी पायल पर पड़ी। बहुत ही अच्छा यूनिक डिज़ाइन था, मेरे मन को भा गया। मैंने कहा, यह वाली पायल ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। दीपक ने पायल देखी और बोला, हाँ यार, पायल तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद की भी दाद देनी पड़ेगी। फिर उसने पायल गिफ्ट पैक करा। हम घर वापस आ गए। आज सौम्या मुझे घर पर ही मिली। वह मुझे देखकर खुश हो गई। मुझे देखते ही उसने मुझे पानी का ग्लास दिया। पानी पीकर मैं सोफे पर बैठ गया। वह मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं खुश होना ही भूल गया था। मैं उसकी बातों को बस हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद रवीश के साथ कैसी हुई, कब हुई की बातें। सौम्या की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने ध्यान दिया कि सौम्या आजकल दीपक की बातें कुछ ज़्यादा ही करने लगी थी। बात तो कहीं की भी हो रही थी, वह घुमा फिरा कर दीपक को बीच में ले आती थी और उसी की बात करने लगती थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगता था कि क्या दीपक में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाती है। उसने पूछा तो मैंने उसे बताना शुरू कर दिया कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी और दीपक की दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में
कई और भी उसके दोस्त हैं, लेकिन जब से उसकी दोस्ती मेरे साथ हुई है उसने सबका पीछा छोड़ दिया है। वह हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, कहीं भी जाना हो मुझे ही घसीट कर ले जाता और मेरे साथ ही जोक की तरह चिपका रहता है। मुझे अपने घर दावत पर बुलाता है, हालांकि उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती है। मुझे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले जाता है। अजीब इंसान है। मैं तो उसकी दोस्ती से तंग आ गया हूँ। मेरी बात सुनकर सौम्या बोली, किसी की मोहब्बत का यूं मजाक नहीं उड़ाते। पाक और सच्ची मोहब्बत तो भगवान की कृपा से मिलती। फिर अचानक से सौम्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रवीश एक बात पूछूं, अगर दीपक तुम्हें धोखा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम दीपक को कभी माफ कर पाओगे? सौम्या की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, कैसा धोखा? बिजनेस के मामले में या फिर निजी मामले में? सौम्या बोली, निजी मामले में। निजी मामले से क्या मतलब है? मैंने सौम्या का चेहरा देखा। सौम्या फिर बोली, निजी मामले से मतलब कोई चीज़ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारी हो और वह दीपक ले जाए, तुम्हारे हक पर डाका डाले तो तुम्हें कैसा लगेगा? सौम्या की बात सुनकर मेरे सर में हथौड़े पड़ने लगे। मेरा सर चकराने लगा और दीपक के कई सारे पजल थे जो आपस में मिल रहे थे। मैंने सौम्या से कहा, सौम्या जो मेरी प्यारी चीज़ होगी, अगर वह मुझसे प्यार करती होगी तो कभी भी मुझे छोड़कर दीपक के पास नहीं जाएगी। मेरी बात सुनकर सौम्या बोली, नहीं रवीश, फिर भी मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई प्यारी चीज़ है दीपक के पास चली जाए तो तुम क्या करोगे? दीपक के साथ दोस्ती तोड़ दोगे या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? सौम्या की बात सुनकर चकरा गया। मैंने सौम्या को डांटते हुए कहा कि क्या बेकार की बातें लेकर बैठ। मेरी बातें सुनकर सौम्या थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन मेरी बातें सुनकर और मेरे तेवर देखकर वह किचन में चली गई। सौम्या के जाने के बाद सोच विचार में मैं गुम हो गया। मैं चाहता था कि ये सारा मामला खुलकर सामने आ जाए। मैं सारे राज को जानने के लिए बेचैन होने लगा। राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। अपने ही मन में मैं सोचने लगा, और अगर पर्दा उठाने के लिए मुझे सौम्या पर सख्ती करनी पड़े तो उसी करने के लिए से भी मैं बाज नहीं आऊँगा। लेकिन कुदरत ने यह मौका मुझे अगले ही दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो सौम्या वही पायल पहने घर में घूम रही थी। पायल उस दिन दीपक मेरे साथ मार्केट से लेकर आया था। सौम्या के पैरों में वह पायल देखकर मैं चकरा गया। नॉर्मल करते हुए मैंने सौम्या से पूछा, यह पायल तो तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी? मैंने बस बहुत ही सरसरी से पूछा था, जिससे उससे शक ना हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं अपनी उसी दोस्त के घर जाती हूँ जिसके बारे में मैंने उस दिन तुम्हें बताया था। यह पायल मेरी उसी दोस्त ने गिफ्ट की है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने प्लान के बारे में सोचने लगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मैंने दीपक से कहा कि दीपक, मैं तुम्हारे घर खाने पर आऊँगा। दीपक खुश हो गया और उसने अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया कि कुछ अच्छा बनाकर रखे। छुट्टी होने से आधा घंटा पहले मैं दीपक से छुपकर दीपक के घर की तरफ चल दिया। दीपक के घर पहुंचकर मैंने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई, क्योंकि सामने ही सोफे पर मेरी बीवी सौम्या बैठी हुई थी और सौम्या मुझे देखकर थर थर काँपने लगी और मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं चीखते हुए बोला, सौम्या, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरे गुस्से से सौम्या थर थर काँप रही थी। वह रोते हुए मेरे पैरों पर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, रवीश, पहले एक बार मेरी बात सुन तो लो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं ना चाहते हुए भी सौम्या की बातें सुनने के लिए वहीं सोफे पर बैठ। सौम्या रोते हुए कह रही थी, रवीश, तुम्हें पता तो है कि मेरी कुछ और बहन भी थी, उसका नाम सोफिया था। सौम्या तुमसे बहुत प्यार करती थी और यह बात उसने अपनी बहन सोफिया को भी बताई हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों सोफिया को कुछ दिनों से एहसास होने लगा था कि सौम्या अब कुछ बातें छुपाने लगी है। सोफिया ने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने टाल दिया था। एक दिन तुम्हारी और सोफिया की मंगनी तय हो गई थी। मंगनी के दिन भी सौम्या खुश नहीं थी। सोफिया ने उसे लाख पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर शादी का दिन आ भी गया। शादी के दिन भी सौम्या चुप चुप सी थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सौम्या घर छोड़कर भाग गई। वह अपने पीछे एक खत छोड़ गई जिसमें लिखा था कि वह किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ जा रही है, उसी के साथ शादी करेगी।
मेरे माँ बाप सोफिया के पास चले गए और कहने लगे, सोफिया अब तुम ही हमारी इज्जत बचा सकती हो। तुम सौम्या बनकर मंडप में बैठ जाओ और रवीश के साथ शादी कर। और इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए मुझे यानी सोफिया को सौम्या बनकर तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी और उनकी इज्जत को उछालता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए मुझे सोफिया से सौम्या बनना पड़ा। बाद में मेरे माँ बाप ने सबको यह कह दिया कि सोफिया को हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे मार दिया गया, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। रवीश, जिसे तुम अपनी सौम्या समझते हो, वह तुम्हारी सौम्या नहीं बल्कि वह सोफिया है। तुम्हारी सौम्या तो शादी वाले दिन ही घर छोड़कर भाग गई थी। तब से मैं तुम्हारे घर सौम्या बनकर रह रही हूँ। उस दिन जब दीपक को हमारे घर दावत पर आया था तो मैं उसे नहीं पहचान पाई थी, लेकिन मेरी और सौम्या की शक्ल एक जैसी थी, इसीलिए दीपक मुझे पहचान गया था। क्योंकि सौम्या ने दीपक से ही शादी की थी, उसने घर जाकर सौम्या को मेरे बारे में बताया और सौम्या ने मुझे कॉल की थी। सौम्या और मैं एक दूसरे के रास्ते में आ चुके थे। अब हम दोनों आपस में बातें कर लेते थे, इसीलिए दीपक तुम्हें ज़बरदस्ती खाने पर ले जाता था जिससे हम दोनों बहनें आपस में मिल सकें। तुम लोग बाहर खाना खा रहे होते थे, तब तक मैं और सौम्या मिलते थे, उसके कमरे में बैठी उसी से बातें करती थी। तुम्हारे जाने से पहले मैं भी निकल लेती थी और तब तक घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस के टाइम पर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे से घर आ जाते तो आप मुझ पर शक करते और फिर मैं आपको क्या जवाब देती। जब आपको दीपक के घर जाना होता था तभी सौम्या मुझे कॉल करती थी और मुझे अपने घर बुला लेती थी। फिर मैं सौम्या के घर चली जाती थी, उधर दीपक आपको घर ले आता था। आप दीपक से बातों में लगे रहते थे और मुझे अपनी बहन से मिलना हो जाता था। इतनी ही देर में सौम्या भी एक कमरे से निकल कर आ गई। वह रोती हुई मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी, प्लीज़ रवीश, मुझे माफ़ कर दो। मुझे दीपक से मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैं उस दिन घर से भाग गई और तुम्हारे साथ शादी नहीं की। अगर मैं दीपक से मोहब्बत करते हुए भी तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता। मोहब्बत तो दीपक से करती थी और शादी तुम्हारे साथ, यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था, इसीलिए मैं उस दिन घर से भाग गई। सोफिया के रूम में तुम्हें बहुत ही अच्छी बीवी मिली है, प्लीज़ मेरे किए की सज़ा उसे मत देना। मैंने सोफिया का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। मैंने सोफिया से और दीपक से बातचीत करना बंद कर दिया है। मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ, उन लोगों ने मुझे धोखे में रखा। मैंने सोफिया से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि उसके साथ तो वैसे भी बहुत गलत हुआ है। सोफिया मुझे हर वक्त समझाती कि सौम्या और दीपक को माफ़ कर दो और उनसे सुलह कर लो, लेकिन मैंने अब तक सौम्या को और दीपक को माफ़ नहीं किया है। इतना ही नहीं, मैं उनसे बातचीत भी नहीं करता। सौम्या की रोज़ मुझे कॉल करती है और दीपक भी मुझे रोज़ कॉल करता है। ऑफिस में भी मुलाकात होती है तो मैं उनसे बचकर निकल जाता हूँ। अब आप लोग ही बताइए, क्या मुझे सौम्या और दीपक को माफ़ कर देना चाहिए? क्या मुझे उनसे बातचीत शुरू कर देना चाहिए? जो सौम्या और दीपक ने मेरे साथ किया, क्या वो सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।